अब जो केमिस्ट्री का जो दूसरा टॉपिक है वो है ऑक्सीकरण व अपचयन। ठीक है ना, ऑक्सीकरण व अपचयन। हालांकि इसके साथ वो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन भी है, वो मैंने करवा चुका है आपको। अब देखिए, ये ऑक्सीकरण और अपचयन जो है वो एक लार्ज लेवल पे होता है और वही बात है कि इन चीजों के एग्जाम्पल दिए जाते हैं। जैसे कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था तो मिश्रण और यौगिक के भी कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, लाखों हो सकते हैं एग्जाम्पल। तो जाहिर सी बात है कि हम हजारों में चलो मान लेते हैं, 10th लेवल के हिसाब से देखें तो हजारों उदाहरण हम रट नहीं सकते हैं। तो हमें बात समझ में आ जानी चाहिए। तो इसके लिए कुछ इसमें बातें हैं वो आपको याद करनी पड़ेगी। अगर आप याद कर लोगे तो ये फिर टॉपिक आपको एक बार ही करना पड़ेगा, और अगर याद नहीं करोगे तो फिर ये बार बार वही बात है। और कंपटीशन में सिलेक्ट नहीं होने का यही एक कारण है कि आपको बार बार पढ़ना पड़ रहा है एक ही चीज को। बार बार पढ़ना पड़ रहा है का मतलब यानी कि भूल जाते हो, जबकि होने इस तरह से चाहिए कि वो बस रिवीजन कर दें और वापस याद आ जाए। तो इससे यही है कि कम से कम 3 महीने से ज्यादा कभी भी ऐसा नहीं हो कि हम उस चीज को छोड़ दें, उसकी रीडिंग लगानी जरूरी होती है। तो यहां भी यही है कि अगर आप सीखते हो, क्योंकि सीखना ही एकमात्र हल है, रटना तो नहीं है। अभी मैं 2 दिन में करवा दूंगा रटा के, कुछ एग्जाम्पल कुछ पीछे वाली चीजों में आए हुए हैं वो करवा के और ये खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप सीखना चाहते हैं तो सीखने के लिए जो है आपको जो है कुछ चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो इससे पहले कि हम ऑक्सीकरण अपचयन को पढ़ें, इनको पढ़ने के लिए सबसे पहले जो है हमें कुछ चीजें जो है वो पढ़नी पड़ती है। ठीक है, अब क्या चीजें पढ़नी है तो सबसे पहले लिखिए संयोजकता। इंग्लिश में कहते हैं वैलेंसी। अब इसको विज्ञान के भाषा में संयोजकता क्या होती है लिखिए, किसी तत्व की ऑक्सीजन या हाइड्रोजन से जुड़ने की क्षमता संयोजकता कहलाती है। किसी तत्व की ऑक्सीजन या हाइड्रोजन से जुड़ने की क्षमता संयोजकता कहलाती है। अब ये तो इसके देखिए, ये बात ध्यान रखना कि हम नोट्स में किताबी ज्ञान जो है वो हम वैसे तो खैर किताब का ही पढ़ रहे हैं, लेकिन वो किताबी ज्ञान रट्टा के हिसाब से हम नहीं कर रहे। और हमारे दिमाग में ये है कि हमें कोई सब्जेक्टिव पेपर नहीं देना, कोई लिखना नहीं है, हमें सिर्फ क्वेश्चन हल करने हैं। तो इसलिए कुछ चीजें इसमें हटके भी हो सकती है। अब हमें संयोजकता याद रखनी है कि संयोजकता होती क्या है। तो अब हमें ये ट्रिक बस ये पता होनी चाहिए। तो ये नीचे वाली लाइन आपको याद रखनी है इसमें। अब लाइन चेंज करके लिखें, यदि किसी परमाणु की बाहरी कक्षा में, यदि किसी परमाणु की बाहरी कक्षा में
से 4 तक इलेक्ट्रॉन है, 1 से 4 तक इलेक्ट्रॉन है, तो यह इलेक्ट्रॉन की संख्या ही उसकी संयोजकता है। तो यह इलेक्ट्रॉन की संख्या ही उसकी संयोजकता है। फिर से लाइन चेंज कर लें और लिखें यदि किसी परमाणु की बाहरी कक्षा में किसी परमाणु की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से ज्यादा है, और ब्रैकेट में लिख लें 8 तक, यानी ये फॉर्मूला सिर्फ 8 तक ही काम करेगा, उससे ज्यादा होने पर ये मामला गड़बड़ हो जाएगा। चार से ज्यादा है, ब्रैकेट में लिख लें 8 तक। तो उसकी बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को 8 में से घटाने पर संयोजकता प्राप्त होती है। आठ से घटाने पर संयोजकता प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये बाहरी, अब सवाल ये है कि हमें बाहरी कक्षा का कैसे पता चलेगा कि ये इसकी बाहरी कक्षा है। एक परमाणु में बहुत सारी कक्षाएं होती है, ये कहा जाता है कि अनंत कक्षाएं होती है। अनंत का मतलब कि जिसकी गिनती ना की जा सके, इतनी कक्षाएं होती है। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा बाहरी कक्षा कौन सी है? तो हमें पता चलेगा इलेक्ट्रॉन की संख्या से। तो एक लाइन और लिखो, फिर नोट डाल के लिखो, क्योंकि ये रूल का नहीं है हिस्सा, कि किसी परमाणु के पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, किसी परमाणु की पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन व अन्य कक्षाओं में 8 इलेक्ट्रॉन, व अन्य कक्षाओं में 8 इलेक्ट्रॉन, और ब्रैकेट में लिखिए परमाणु क्रमांक 20 तक। ये फार्मूला कहां काम करेगा? 20 तक करेगा, उससे आगे जाके फेल हो जाएगा। ब्रैकेट में लिखा है परमाणु क्रमांक 20 तक। आठ इलेक्ट्रॉन होते हैं, बस इतना याद रखना है। ठीक है, अब जो परसों मैंने आपको याद करने दिया था वो टेबल दोबारा बनानी है कि 1 नंबर पे, पहले नंबर पे कौन है? हाइड्रोजन है। कक्षा का विन्यास का मतलब यह है कि भाई पहले कक्षा 2 से भर जाएगी। अब किसी के पास 2 है
तो उसके पास एक ही कक्षा होगी। मैंने कहा कि अनंत कक्षाएं होती है, तो आपको यहां यह समझना है कि अगर जरूरत हो तो भाई आपके घर में अगर 2 मेंबर रहते हैं तो एक कमरा ही काफी है। अब 4 रहते हैं तो 2 की जरूरत होगी, 8 जने रहते हैं तो और ज्यादा कमरों की जरूरत। तो जरूरत के अनुसार कक्षाएं होती है, ये अपने को दिमाग में रखना है। तो सबसे पहले अब हम पढ़ चुके हैं ना कि परमाणु क्रमांक क्या है, कि परमाणु क्रमांक जिसका जितना होता है उसके पास उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं या फिर प्रोटॉन होते हैं उतने ही। तो अब इलेक्ट्रॉन सेट होंगे उसी कक्षा के हिसाब से। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 1 है। तो 1 है तो इसके कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 1। तो इसके पास ये 1 ही कक्षा है। अब अगर आपके घर में एक ही कमरा हो तो क्या हो गया? वही बाहर वाला कमरा हो गया, वही अंदर का कमरा हो गया। कुछ भी नहीं है तो यही बाहर वाली कक्षा मान लेंगे इसको। तो बाहर वाली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 है। तो फिर हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होगी? 1। ये हमें याद होनी चाहिए, वरना ऑक्सीजन अपचयन नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखना। फिर और ये जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूं ये 20 तक है, क्योंकि साइंस में इतने ज्यादा साइंस के कोई भी बात 100% तो करेक्ट है ही नहीं, हर जगह अपवाद भरे पड़े हैं। तो हो सकता है कि कई जगह ये बातें लागू भी नहीं हो, लेकिन फिर भी 90% जगह पे लागू होगी तो आपका काम चल जाएगा। और कुछ अपवाद होते हैं तो वो फिर हम उसको वैसे कर लेंगे। दूसरे नंबर पे हीलियम। हालांकि हीलियम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ एक बात और होती है कि संयोजकता के लिए क्या होता है? संयोजकता के लिए कक्षा खाली होनी चाहिए। तो पहली कक्षा कितने में भर गई? 2 में भर गई। अब 2 इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में आ सकते हैं, तो जगह बची क्या? नई जगह बची ना, तो ये इसकी 0 हो गई। और हीलियम अपने कहीं काम नहीं आएगा, तो आप ज्यादा टेंशन में मत लेना इसकी कि ये 0 कैसे हुई। 0 का मतलब यह है कि ये किसी से जुड़ना पसंद ही नहीं करता, अकेला रहना पसंद करता है हीलियम। हीलियम सिंगल रहता है, जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे उस समय मैं आपको बताऊंगा कि ये अकेला रहना पसंद करता है, जो हीलियम होता है वो। अब वापस तीसरे नंबर पे आ जाए लिथियम। तो लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 है। तो पहली कक्षा 2 से भर गई। अब 2 इसमें मेंबर ज्यादा हो गए तो दूसरा कमरा भी होगा। तो कितना हो गया? दूसरा मेंबर दूसरे कमरे में, यानी सॉरी तीसरा मेंबर दूसरे कमरे में। तो ये जो है ये बाहरी कक्षा है, समझ में आ गया ना? यानी कि राइट साइड वाली बाहरी कक्षा है। पहली कक्षा 2, ये अंदर के हो गए। अब ये बाहरी कक्षा है तो इसमें 1, तो इसकी संयोजकता में कितनी? उसी तरह बेरिलियम 4 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, पहली कक्षा में 2, दूसरी में भी। अब मैंने आपको क्या कहा? बाकी सब में 8, पहली में 2। बस ये याद रखना है एक इजी वे में, जिससे हम कम से कम 90% क्वेश्चन करने के तो काबिल हो जाएं। तो पहली में 2 और दूसरी में अब आगे जितने भी कक्षाएं होंगे वो 8 से बढ़ जाएगी। आप तो ऐसा समझ ले 20 तक। तो पहली में इसमें अब इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 हो गए। 2 हो गए तो वही इसकी संयोजकता है। 1 से 4 होंगे तो वही संयोजकता है। बिल्कुल इजी काम है, आपको ये बात समझ में आनी चाहिए और उसके लिए पहले ये याद होना चाहिए। अब जिसने याद नहीं किया वो याद कर लेना, बिना याद किए कुछ नहीं होगा। अगर देख देख के आप करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। बोरॉन पहली कक्षा में 2, इसमें दूसरी में 3, तो ये इसकी संयोजकता। छठे नंबर पे कार्बन, इसके पहली कक्षा में 2, दूसरी में कितने आ गए? 4, क्योंकि अब दूसरी में 8 जने एडजस्ट हो सकते हैं, बड़ा कमरा है, ये बड़ी कक्षा है, तो ये 4। फिर नाइट्रोजन जो है इसकी पहली कक्षा में 2 और दूसरी में कितने हो गए? 5। अब इसको 8 में से घटा देंगे। तो मैं एक बार यहां लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि भाई 8 में से 5 गए, इसकी संयोजकता कितनी होगी? वापस 3 होगी। ये ध्यान रखना कि भाई ये 3 कहां से आया, किसी को कंफ्यूजन हो जाए तो इसके लिए एक बार ये चीज लिख दी। फिर उसके बाद ऑक्सीजन के पहली कक्षा में 2 और दूसरी में कितने आ गए? 6। और ऑक्सीजन के 6 आ गए तो 8 - 6, क्योंकि ये 4 से ज्यादा है तो 2। फिर 9 नंबर पे फ्लोरीन, पहली में 2, दूसरी में कितना हो गए? 7।
तो इसके कितने हो जाएंगे, 8 में से 7 गया 1। अब कोई बार बार हर एक में लिखना जरूरी नहीं है। 10 नंबर पे नियॉन, इसकी पहली कक्षा में 2 और दूसरी में कितना है 8, तो 8 में से 8 गए। तो ध्यान रखना, अगर किसी की संयोजकता 0 हो रही है इसका मतलब वो अकेला ही रहेगा, किसी के भी साथ जुड़ेगा नहीं। तो ये भी एक आपको कम से कम 20 तक में 3 ऐसे तत्व हैं, ये हीलियम, नियॉन और एक आर्गन 18 नंबर पे आएगा। तो उनका ये भी बताया कि ये अकेले रहते हैं, जुड़ते नहीं है, एक परमाणविक तत्व हैं जिसमें सिर्फ एक ही परमाणु होगा। समझ में आ गया ना। तो ये हमें आना चाहिए, ये कोई टेबल याद नहीं करनी, टेबल याद तो आपको वही करनी है जो मैंने पीछे बताई है, वो याद होगी तो ये आप कर लोगे अपने आप। अगर ये 3 लाइनें आपने याद कर ली तो अब फटाफट इसको उतार लो और याद करते हुए उतारना है। अब देखिए 11 नंबर पे कैसे होगा। तो अब 11 वाले के पास है 11 इलेक्ट्रॉन, तो 11 वाले के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, तो पहली कक्षा में 2 और दूसरी में कितने आ गए, अब दूसरी भी भर गई। तो 10 मेंबर से 2 कक्षाएं भर गई, 2 कमरे भर गए, तो अब तीसरा कमरा बनाना पड़ेगा, यानी इसके पास तीसरा कमरा होता है, तीसरी कक्षा होती है। तो उस तीसरी कक्षा में कितनी होगी, 1 आ गई। 1 आ गई तो यहाँ क्या होगा कि अब बाहरी कक्षा क्या हो गया, सबसे पहले समझ लो इधर दरवाजा है तो सबसे बाहर वाला कमरा ये हो गया, तो बाहरी कमरा ये हो गया। तो यहाँ क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है। उसी तरीके से जो है, अब मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम में 12 है, तो 2 8 10 से दूसरे 2 कमरे भर गए पहले वाले, और अब इसके पास 2 है, तो बाहरी कक्षा में 2 है, तो इसकी कितनी होगी, 2 हो गई। समझ में आ गया ना। तो इस तरीके से अब आप खुद करो आगे का। अब आपको अगर परमाणु क्रमांक याद है तो आप आराम से कर लेंगे, जिसको याद नहीं है वो एक बार तो देख के कर लो, लेकिन देख के करने का कोई फायदा नहीं है। जब कोई भी चीज आपको याद करने को कही जाए तो वो तुरंत याद हो जानी चाहिए। अब 19 नंबर में क्या हो जाएगा कि पहली में 2, दूसरी में 8, तीसरी में भी 8। अब आप ये समझ लें कि ये तीसरी भी हालांकि भरती नहीं है, लेकिन यहाँ ये समझ लें आप अपने समझने के लिए कि भर गई। तो अब यहाँ क्या है, इसके पास 8 8 16 और 2 18, 3 में तो 18 हुए, इसके पास 19 इलेक्ट्रॉन है, तो अगले इलेक्ट्रॉन के लिए एक कमरा और बनाना पड़ेगा। तो इसमें कितना आ गया, 1 आ गया, तो 1 आ गया, तो इसकी संयोजकता भी 1 होगी। इसी तरह कैल्शियम है, कैल्शियम के लिए क्या होगा, कैल्शियम की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और बाकी भी देख लें, एल्यूमिनियम के 3 अपना मिला लें, इसके 4, सिलिकॉन की, फास्फोरस की 3, सल्फर की 2, क्लोरीन की 1 और आर्गन की कितनी, 0 का मतलब ये किसी से जुड़ेगा नहीं, अकेला रहेगा, सिंगल परमाणु रहेगा ये। तो ये संयोजकताओं के जो है वो बात है, ये आपको आनी चाहिए, याद नहीं होगी कभी ना, ये सारणी कभी याद करनी है, याद वो 2 ऊपर वाली लाइन है, ये आपको आनी चाहिए। और आप अभी तो आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए, और फिर जब आप बार बार करोगे तो आपको याद भी हो जाएगी अपने आप ही। ठीक है। तो ये है संयोजकता है। अब हमने परमाणु पढ़ लिया और अणु पढ़ लिया। अब परमाणु और अणु के अलावा एक तीसरी चीज और होती है जिसको कहते हैं आयन। ठीक है, तो लिखिए आयन। लिखो, किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने पर, किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने पर आयन प्राप्त होता है। आयन प्राप्त होता है। लिखिए, आयन 2 प्रकार के होते हैं।
पहला लिखिए धनायन, यानी कैटायन। लिखिए किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने पर धनायन बनता है। किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने पर धनायन बनता है। धनायन में इलेक्ट्रॉन की संख्या धनायन में इलेक्ट्रॉन की संख्या मूल परमाणु से कम होती है। धनायन में इलेक्ट्रॉन की संख्या मूल परमाणु से कम होती है। फिर आगे लिखो धनायन को परमाणु के प्रतीक पर धनायन को परमाणु के प्रतीक पर धनावेश और इसको ब्रैकेट में लिख लो प्लस, यानी धनावेश का मतलब क्या है, यहां प्लस लगाकर प्रदर्शित करते हैं। और बस लास्ट बात कि प्रत्येक पर जितने प्लस होते हैं, प्रत्येक पर जितने प्लस होते हैं, निशानी बना लेना प्लस का, प्रत्येक पर जितने प्लस होते हैं उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। समझ में आ गया कि जितने अब आप इसको चलो एक उदाहरण कैसे देख लें। जैसे ये सोडियम है, ये सोडियम है, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, हमें पता है क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक। अब एक तो ये है और एक लिखा हुआ ये आ गया Na प्लस, तो इस पे प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब ये धनायन है, परमाणु नहीं है, अब धनायन बन गया वो। इसको उदासीन क्यों कहते हैं कि भाई इस पे कोई चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। जैसे न्यूट्रॉन को हमने पढ़ा था कि वो उदासीन है क्योंकि ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो ये ना पॉजिटिव है या ना नेगेटिव है क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं। लेकिन इस पे प्लस आ गया तो धन प्लस को कहते हैं, इसलिए धनायन। लेकिन यहाँ उल्टा है, प्लस का मतलब वैसे तो हम जोड़ना दिखाते हैं, लेकिन यहाँ जो प्लस है, इस प्लस का मतलब क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉन कम हो गए। तो इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो इस पर एक प्लस लगा हुआ है, तो इसका मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, यानी कि 10 ही इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। ये बस बात अपने को समझनी है कि भाई धनायन क्या होता है, भाई प्रत्येक पे प्लस लगा देंगे और जितने प्लस लगाएंगे, ठीक है। अब मैं कुछ सीधे डायरेक्ट उदाहरण ले लेता हूं। यानी परमाणु जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो धनायन बनता है। अब जैसे कि आपको ये दे दिया कि भाई इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो +3 का क्या मतलब है कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास कम है, तो होने कितने चाहिए थे, एल्यूमिनियम में 13 होते हैं, 13 में से 3 घटा दिए ये। इसी तरीके से जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम कितने होने चाहिए, इसमें कितने कम है, 2 कम है। ये हमारे दिमाग में क्लिक होना चाहिए, समझ में आनी चाहिए बात। तो इसके पास होने कितने चाहिए, 20, लेकिन 2 कम है। अगर इस तरह से, उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए बेरिलियम है, इसके पास कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए, लेकिन +2 हैं,
तो 2 कम हो गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन। तो धनायन का मतलब क्या होगा कि भाई उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, यानी इलेक्ट्रॉन इसमें कम हो जाते हैं, तो ये धनायन है। तो धनायन क्या है ये हमें समझ में आना चाहिए, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं ये समझ में आना चाहिए। कोई आपको परिभाषा वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है, उतार लो ये। अगला है ऋणायन। एनायन। और इसमें लिख लें, जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो ऋणायन बनता है। जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो ऋणायन बनता है। ऋणायन में इलेक्ट्रॉन की संख्या उदासीन परमाणु से अधिक होती है। ऋणायन में इलेक्ट्रॉन की संख्या उदासीन परमाणु से अधिक होती है। और लास्ट लाइन कि परमाणु के प्रत्येक पर जितने अधिक माइनस होते हैं ऋणायन के पास उतने ही अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऋणायन के पास उतने ही अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन यानी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। अब सिंपल सी बात है, ये कोई बताने की बात नहीं है कि भाई परमाणु के प्रतीक पे माइनस लगाएंगे। अब माइनस लगाएंगे, जैसे ये नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन अगर है तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इस पे माइनस लग गया और इसके ऊपर -3 आता है, तो -3 है तो इसके पास 3 एक्स्ट्रा हो गए, तो 7 तो होते ही हैं, तो कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी तरह ऑक्सीजन है, इसके ऊपर -2 है, तो इसके पास भी कितने हो गए। इसी तरीके से क्लोरीन है, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन। भाई 17 तो होते ही हैं, एक एक्स्ट्रा एक माइनस है तो 2 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह से सल्फर है, कितने हो गए, इसके पास भी 18 16 होते हैं और -2 है तो 2 एक्स्ट्रा
अगर आपको लगता है कि आपको बाद में ये बात समझ में नहीं आएगी तो आप इसको ऐसे भी करके लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है। कोई जरूरी नहीं है कि हर, आपको अपने दिमाग का लेवल पता है कि भाई मैं भूल जाता हूं या बाद में मेरे समझ में नहीं आएगी, तो आप उसमें एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं कि भाई ये 7 और ये 3 माइनस है, इसमें से 3, तो 7 3 10 है, ऐसे लिख दें। ये इसके पास होते तो 8 है, ये 2 माइनस है इसलिए 2, 8 और 2 10, कोई दिक्कत नहीं है। वो कुछ अपने खुद के भी तरीके इजाद कर लिया करो। 17 होते हैं 1, इसी तरह इसके बाद 16 होते हैं, 16 प्लस 2। तो ये आपको लग रहा है कि भाई ये समझ में आ जाएगा, कोई मुझे दिक्कत नहीं होगी आगे, तो कोई बात नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। इससे अगर समझ जाओगे तो, वैसे तो मैंने लिखा दिया है, नहीं समझ में आने का मामला नहीं है यहां पे। तो ये ऋणायन हो गया, ठीक है। तो ये अगर आप इसमें गौर करें, आपको संयोजकता याद करनी है, इसलिए मैं इसको आज यहीं रोक रहा हूं, क्योंकि वो याद करना जरूरी है। और याद तो खैर संयोजकता नहीं करनी है, याद तो वो परमाणु क्रमांक करने हैं, वो याद नहीं होंगे आपको ऑक्सीकरण अपचयन बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। फिर मुझे मत दोष देना कि हमारे समझ में नहीं आ रहा, वो याद होगे तो ये समझ में आएगा। क्योंकि ऑक्सीकरण अपचयन तो अभी शुरू भी नहीं हुआ, वो तो हम शुरू करेंगे, 1-2 दिन और लग जाएगा उसको शुरू करने में, जो मूल टॉपिक है। लेकिन ये सब चीजें अगर समझ में आ गई तो फिर वो उसमें दिक्कत नहीं रहेगी। हर सवाल उसका 12th लेवल तक का सवाल हम कर जाएंगे उसका ऑक्सीकरण अपचयन का, अगर ये सब बातें हमें आ गई तो। अब ये ऐसी चीजें हैं, वहां बायो में तो मैंने लिमिटेड रख दिया। अब ये ऐसी चीज है कि इसको आधा अधूरा नहीं पढ़ा जा सकता, क्योंकि उदाहरण कोई भी उठा के दे सकता है ऑक्सीकरण अपचयन का, तो ये फिर हर लेवल का ही होगा। ये ऐसा नहीं है कि भाई 10वीं लेवल का या करवा दो, या वो वाला नहीं होगा। ये पूरा होगा तो फिर 12th लेवल का ही होगा, या फिर अधूरा आएगा तो फिर उसमें कोई सार नहीं है। तो ये आपको संयोजकता याद करनी है, धनायन और ऋणायन याद करने हैं यहाँ पर, और ये याद करे बिना आपको फिर आगे की कुछ क्लासेस समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ऑक्सीकरण अपचयन एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और बड़ा भी टॉपिक है। आगे एग्जाम्पल खूब ज्यादा है उसमें, जितने ज्यादा आप करोगे उतना ही इसके टॉपिक में कम टाइम लगेगा। और केमिस्ट्री के जितने भी टॉपिक है सब में ये चीजें काम आएगी, ये नहीं है कि ऑक्सीकरण अपचयन में ही आएगी। तो आप इसको याद कर लेना। कल आपका टेस्ट है, तो फिर आज तो वैसे भी नहीं करोगे, तो कल टेस्ट के बाद इसको याद कर लें। अब मेन तो संयोजकता याद होनी चाहिए। तो ये Na की संयोजकता 1 है और ऑक्सीजन की 2 है, तो Na के पैर में 2 आ गया, ऑक्सीजन के पैर में 1 है, जिसको लिखने की जरूरत नहीं है। Mg और O जो है दोनों की 2-2 है, तो इसलिए सिंपलेस्ट फार्मूले में 1-1 हो जाएगा, तो इसका फार्मूला हो जाएगा MgO। दोनों ही 1-1 है, इसलिए MgO। ध्यान रखना सरल अनुपात होना चाहिए बिल्कुल। इसी तरीके से Al O है, इसके Al के 3 है और ऑक्सीजन के 2 है, तो बस ये दोनों एक दूसरे के पैर में, ये सिंपलेस्ट ही है। तो इसके पैर में 2 लग गया और इसके पैर में 3 लग गया, और वो फॉर्मूला हो गया Al2O3। इसी तरीके से Al है, इसके भी 3 और नाइट्रोजन के भी 3, तो 3 से 3 कट गया, सिंपल रेशो हो गया 1-1, तो इसका फॉर्मूला हो गया Aln। कुल मिला के बात ये है कि आपको संयोजकता याद होनी चाहिए। तो संयोजकता याद है। अब मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, किसी को ये समझ में नहीं आया कि ये आंसर क्यों हुआ, यानी कि उसको अगर समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये कैसे हुआ, तो वो पूछ सकता है। जैसे B और O का फार्मूला बनेगा B2O3, Na और Cl का NaCl, C और O का CaO, MgCl2 का MgCl2, SiO का SiO2,
SI व Cl का SiCl4, Mg व N का Mg3N2, Ca व Cl का CaCl2, K व O का K2O, K व Cl का KCl। सिंपल सी बात है, जिसको संयोजकता याद है Na और N का Na3N, और B और O का BeO। तो सिंपल सी बात है कि जिसको ये चीज आ गई, संयोजकता इसको याद हो गई, उसको ये टॉपिक भी आ जाएगा, और जिसको नहीं आई उसको नहीं आएगा। ठीक है, अब आगे लिखिए ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था, अब देखेंगे जो संयोजकता है, इस संयोजकता में कोई पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता है, यानी कि यहाँ प्लस माइनस नहीं लगाया हमने, जैसे लिखा 2 2 तो प्लस में, जबकि रूल ये है कि एक पे प्लस होता है और एक पे क्या होता है, माइनस होता है। आगे हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे हमें ये पता भी चल जाएगा कि किस पे प्लस होता है किस पे माइनस होता है, तो ये हमें यहाँ चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब जो है, अगर इस संयोजकता को प्लस और माइनस में दर्शाएं तो इसी को आप क्या बोलेंगे, संयोजकता का ही नाम अब क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगा। समझ में आ गया ना? तो लिख ले, यदि किसी तत्व की संयोजकता को प्लस या माइनस में, प्लस या माइनस में दर्शाएं तो इसे ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं। अब ये ध्यान रखना कि ये जो परिभाषा है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। समझ में आ गया ना? ये ऑक्सीकरण अवस्था की परिभाषा नहीं है, परिभाषा बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो वो मैं आपको लिखाता तो आप फिर उलझ जाते हो उसके अंदर कि ये क्या कह रहा है। भाषा कुछ उसकी ऐसी है। तो मेन बात है ये समझना कि संयोजकता जो है, जैसे हम एक सिंपल सा एक उदाहरण ले लेते हैं कि जैसे ये NaCl है। अब यहाँ NaCl में Na की भी संयोजकता एक है और Cl की भी संयोजकता एक है, लेकिन अगर हम NaCl को अलग अलग करेंगे तो ध्यान रखना कोई भी यौगिक होता है वो दो तरह की चीजों से मिलकर बनता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो जब हम अलग अलग करेंगे तो ये आयन के रूप में टूटेंगे। जैसे Na पे प्लस आएगा, Cl पे क्या आएगा, माइनस आएगा। और एक और बात ध्यान रखना, किसी के ऊपर भी कितना प्लस होता है जितनी उसकी संयोजकता होती है। तो Na की संयोजकता क्योंकि एक है तो इसके ऊपर प्लस का क्या है, एक है। एक लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आपको समझ में नहीं आए तो भले लिख दो। Cl है, Cl की संयोजकता भी कितनी है, एक है। तो अब इसके ऑक्सीकरण अवस्था अगर हम देखें तो ऑक्सीकरण अवस्था इसके क्या होगी, Na के, ठीक है ना? तो Na के ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो होगी +1 और Cl की ऑक्सीकरण अवस्था
इसको अवस्था भी कह देते हैं और अंक भी बोल देते हैं, क्योंकि एक संख्या है, अंक है, तो इसकी है -1। तो वास्तव में कोई भी यौगिक होता है उसमें एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, यानी आयन के रूप में होता है। हमने आयन पढ़ा है ना कि धनायन और ऋणायन। तो कौन कौन सा आयन है, तो ये पता किससे चलता है, उसकी ऑक्सीकरण अवस्था से पता चलता है कि भाई Na है वो धनायन है। धनायन का कैसे पता चला कि इसके ऊपर प्लस है, तो अगर धनायन है तो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी, प्लस में होगी। हो कितनी भी सकती है, जैसे कि जैसे ये एग्जांपल है Al2O3। इसमें हमें पता है कि Al की संयोजकता है 3 और ऑक्सीजन की संयोजकता है कितनी, 2। ये इनकी संयोजकता का अनुपात है। लेकिन अगर हम इसको तोड़ें तो तोड़ने पर आयन जो बनेंगे वो क्या बनेगा, +3। देखिए एल्यूमिनियम धातु है, आप धातु समझते हैं, और धातुओं की ऑक्सीकरण अवस्था प्लस में होती है। ये धीरे धीरे सीख जाएंगे, क्योंकि हमें धातु और अधातु भी एलडीसी में वो भी पढ़ना है। तो धातुओं की ऑक्सीकरण अवस्था किसमें होती है, प्लस में होती है। तो धातु को अगर आप समझ गए तो उसके साथ वाला जो होता है अधातु, तो अधातु की ऑक्सीकरण अवस्था किसमें होती है, माइनस में होती है। ठीक है, तो अब अगर हमें इनकी ऑक्सीकरण अवस्था पूछ ले तो Al की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +3। भाई संयोजकता उसके 3 है और ये धातु है, तो प्लस में दे देंगे हम आंसर। ये पूछा जाता है ऑक्सीकरण अपचयन में, ये भी सवाल पूछे जाते हैं ऑक्सीकरण अवस्था के रिलेटेड। और O की पूछ ले, तो O की पूछ ले तो कितनी है, -2 है। ठीक है, इससे भी यौगिक पे कितना चार्ज होता है, 0। इस पे कोई प्लस माइनस नहीं है ना। उसका कारण क्या है कि इसमें प्लस और माइनस बराबर होते हैं। अगर हम इसको गणित के हिसाब से सॉल्व करें तो एक एल्यूमिनियम पे +3 है, तो 2 एल्यूमिनियम पे कितना हो गए, +6, और एक ऑक्सीजन पे -2 है, तो 3 ऑक्सीजन पे कितने हो गए, -6। तो +6 और -6 कितना हो गया। तो जनरली यौगिकों पे कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन जनरली वो आयनों से बने हुए होते हैं। तो ये हमें दूसरी बात याद रखनी है कि अगर हम संयोजकता को किससे दर्शाने लगे, प्लस और माइनस से दर्शाने लगे, तो अब इस संयोजकता का नाम क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण अवस्था। संयोजकता कभी प्लस माइनस में नहीं होती। ठीक है, उतार लो। अब जो ऑक्सीकरण अंक है या ऑक्सीकरण अवस्था है वो क्या है, ये तो हम समझ चुके हैं कि किसी भी चीज के ऊपर कितना चार्ज है, क्या पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। अब आगे इसके कि अभी हमें पता कैसे चलेगा। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि भाई NaCl है, इसमें Na पे प्लस है और Cl पे माइनस है। तो इसमें सबसे पहले तो पता हमें चलेगा, कल जैसा कि बताया था मैंने, संयोजकता से। तो संयोजकता के अकॉर्डिंग जो धातु होती है उस पर प्लस होता है, तो जाएगा कि अगर एक पे प्लस है तो दूसरे पे क्या है, माइनस, क्योंकि यौगिक जो है उस यौगिक में हमेशा क्या होता है, 0 चार्ज होता है। लेकिन फिर भी इसके कुछ नियम है, जिस नियम की सहायता से हम जो है ये निकाल सकते हैं कि भाई किस पे कितना चार्ज है। तो वो नियम कम याद करने पड़े या दिमाग से निकल जाए तो आपको संयोजकता दिमाग में रखनी है, क्योंकि डबल इसमें सहारा मिल जाएगा आपको। हालांकि सीधे नियम भी आ सकते थे। तो सबसे पहले देखिए ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करने के नियम। ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करने के नियम। लिखिए क्षार धातुओं, नंबर 1 पहला नियम,
क्षार धातुओं, और क्षार धातुएं कौन सी है ये भी लिख लो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ये मेनली जो शुरुआती तीन है ये याद रखना आप, क्योंकि ये जो है वैसे भी ये आपके 20 तक है तो आपको याद रह ही जाएगी। क्षार धातु, क्षार धातु कौन सी होती है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। का ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है। का ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है। +1 लिख लेना, +1, 1 का मतलब +1, प्लस लगाना जरूर, +1 होता है। ठीक है, फिर आगे दूसरा लिखे, क्षारीय मृदा धातुओं, क्षारीय मृदा धातुओं। और क्षारीय मृदा धातु कौन सी है, ये वाली बेरिलियम जो 4 नंबर पर है, मैग्नीशियम 12 नंबर, कैल्शियम 20 नंबर, ये जो है क्षारीय मृदा धातुओं, इसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम ये आपको याद होगा, क्योंकि ये कहाँ है, ये अपने 20 तक में शामिल है और इन्हीं पे जनरली क्वेश्चन आता है। वो बाकी के 3 तो मैंने नॉलेज के तहत एक बार लिखवा दिया आपको। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये सिंबल ही आप इसके याद रखना। का ऑक्सीकरण अंक सदैव +2 होता है। का ऑक्सीकरण अंक सदैव +2 होता है, +2। ब्रैकेट में लिख लें इनके यौगिकों में। ये जो बात कही जा रही है ना कि +1 होता है या +2 होता है, वो कब है, जब ये किसी से जुड़े हुए हो। ब्रैकेट में लिख लो आगे, इनके यौगिकों में। क्योंकि ध्यान रखना, एक इसको आप एक नियम और लिख लो, तीसरा, नंबर 3, शुद्ध अवस्था में, शुद्ध अवस्था में अथवा अकेले परमाणु का, अकेले परमाणु का ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अंक 0 होता है। ऑक्सीकरण अंक 0 होता है। समझ में आ गया ना। अगर कोई परमाणु अकेला है, जैसे अब ये सोडियम है, ये अकेला है, किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, कोई भी हो, चाहे लिथियम हो, चाहे सिल्वर हो, ये अकेला कोई भी परमाणु हो किसी रिएक्शन में, तो उसका ऑक्सीकरण क्या होगा, ये +1 +2 वाली बात कहां लागू है, जब वो किसी से जुड़े हुए हो। इसके अलावा शुद्ध रूप का क्या मतलब है कि वे O2 है। अब ध्यान रखना, ऑक्सीकरण अंक हमेशा सिंगल परमाणु का होता है। ऐसे नहीं बोलेंगे कि O2 का ऑक्सीकरण अंक या फिर O2 की संयोजकता, ऐसे नहीं बोलते हैं। बोलते क्या है, O की संयोजकता। तो O2 में O का ऑक्सीकरण अंक क्या, 0, क्योंकि ये अपने जैसे के साथ ही जुड़ा है। शुद्ध रूप का क्या मतलब है कि खाली एक जैसे परमाणु हो। समझ में आ गया ना। जैसे फास्फोरस है, फास्फोरस में क्या है, सारे फास्फोरस ही है P4 में, तो फास्फोरस में P का ऑक्सीकरण अंक क्या, 0,
इसी तरह सल्फर में कितने रहते हैं? सल्फर में 8 जुड़े हुए रहते हैं। तो कोई भी परमाणु अकेला है, यहां अकेले का मतलब सिर्फ एक जैसे परमाणु है, अकेले का मतलब एक नहीं है, चाहे वो एक हो चाहे एक जैसे परमाणु हो, उसका ऑक्सीकरण हमेशा कितना रहेगा? 0 रहेगा। उतारो, ये उदाहरण लिख लो। ठीक है, अब चौथा नियम लिखिए। हाइड्रोजन के यौगिकों में हाइड्रोजन का ऑक्सीकरणांक +1 होता है। हाइड्रोजन के यौगिकों में हाइड्रोजन का ऑक्सीकरणांक +1 होता है। हाइड्रोजन के यौगिकों में हाइड्रोजन का ऑक्सीकरणांक +1 होता है। मतलब ये H2O है, आपको पूछ रहे कि इसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण कितना है? +1। अब हाइड्रोजन किसी के साथ जुड़ा हुआ है, सीधे उसका क्या होगा? तो आप ये नियम, अगर ये सोडियम किसी के साथ जुड़ा हुआ है तो इसका क्या होगा? +1। पोटेशियम किसी के साथ जुड़ा हुआ है तो इसका क्या होगा? +1। मैग्नीशियम किसी के साथ जुड़ा हुआ है तो इसका क्या होगा? +2। तो ये सीधा ही, मैंने बताया ना कंपटीशन में क्या है, टाइम का भी महत्व है। ये नहीं है कि आपको आता है, आपको आता भी हो और आप कम से कम समय में करें, ये भी जरूरी है। तो ये इसलिए आपको लिखाए जा रहे हैं। और आपको पता है कि हाइड्रोजन की संयोजकता जनरली क्या होती है? 1 होती है। तो या तो +1 होगा, -1 होगा। आगे लिखें इसी में, कि क्षार धातुओं व क्षार मृदा धातुओं के साथ जुड़े होने पर, क्षार धातुओं व क्षार मृदा धातुओं के साथ जुड़े होने पर हाइड्रोजन का ऑक्सीकरणांक -1 होता है। हाइड्रोजन का ऑक्सीकरणांक -1 होता है। क्षार धातुओं व क्षार मृदा धातुओं के साथ जुड़े होने पर हाइड्रोजन का ऑक्सीकरणांक -1 होता है। इस बात को बाद में समझाते हैं, पहले आगे लिखो अगला नियम। ऑक्सीजन का ऑक्सीकरणांक उसके यौगिकों में, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरणांक उसके यौगिकों में, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरणांक उसके यौगिकों में -2 होता है। -2 होता है। ठीक है ना, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण हमेशा क्या होगा? -2 होगा। अब लाइन चेंज करके लिखिए कुछ बातें। देखिए ये विज्ञान के अपवाद है, जैसे कि मैंने कहा ना कि भाई हाइड्रोजन का क्या होता है, वैसे तो +1 होता है लेकिन -1 होता है। ये आपको याद नहीं भी रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पहली लाइन याद जरूर करनी है, और फिर बाकी अगर याद नहीं भी रहेंगे तो आप कर लोगे। कैसे कर लोगे वो मैं बताऊंगा, इसलिए मैं सारे नियम एक साथ बताऊंगा। लिखिए परोक्साइड में, परोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरणांक -1। परोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरणांक -1। -1।
सुपर ऑक्साइड में -1/2 होता है। सुपर ऑक्साइड में -1/2 होता है। और फिर तीसरी लाइन लास्ट ऑक्सीजन की, वह फ्लोरीन यानी कि F के साथ +1 या +2 होता है। +1 या +2 होता है। +1 या +2 होता है। ठीक है। अगला नेक्स्ट रूल देखिए, हेलोजन, और हेलोजन कौन है? ये 4 है, F, Cl, Br और I। वैसे 5 होती है लेकिन काम में अपने 4 ही है। हेलोजन ब्रैकेट में लिख लें F, Cl, Br और I का ऑक्सीकरणांक सदैव -1 होता है। सदैव -1 होता है। परंतु आगे लिखिए, परंतु क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन Cl, Br और I, Cl, Br और I का ऑक्सीकरणांक, Cl, Br व I का ऑक्सीकरणांक ऑक्सीजन व फ्लोरीन के साथ धनात्मक होता है। ऑक्सीजन व फ्लोरीन के साथ धनात्मक होता है, यानी प्लस में होगा। प्लस में कितना होगा ये तय नहीं है, ये देख के पता चलेगा। क्लोरीन, ब्रोमीन व आयोडीन का ऑक्सीकरणांक ऑक्सीजन या फ्लोरीन के साथ धनात्मक होता है, यानी प्लस में होगा। प्लस में कितना होगा ये फिक्स नहीं है। और इसी में लास्ट लाइन लिख लें कि फ्लोरीन का ऑक्सीकरणांक सदैव -1 होगा। F का ऑक्सीकरणांक सदैव -1 होगा। हाँ, अगला रूल देखिए आप, किसी आयन का ऑक्सीकरणांक उसके आवेश के बराबर होता है। किसी आयन का ऑक्सीकरणांक उसके आवेश के बराबर होता है। किसी आयन का ऑक्सीकरणांक उसके आवेश के बराबर होता है। जैसे मैंने आपको कहा कि कोई भी अकेला होगा तो उसका ऑक्सीकरणांक 0 है, लेकिन वो बात किस पर है? जिस पे कोई चार्ज नहीं हो। अब जैसे ये एल्यूमिनियम आ गया तो ये आयन है और आपको पूछे इसका ऑक्सीकरणांक क्या है, तो एल्यूमिनियम का ऑक्सीकरणांक कितना होगा? +3। उसी तरीके से मान लीजिए ये सल्फर है, ये सल्फर अकेला तो है लेकिन इस पर चार्ज है, तो इसको ऑक्सीकरण, मैंने आपको बताया ना ऑक्सीकरण होता है क्या है? चार्ज होता है। तो चार्ज इस पे जो नजर आ रहा है वही इसका ऑक्सीकरण होगा। समझ में आ गया ना? ऐसा नहीं हो कि जैसे F है
F माइनस है तो इसका ऑक्सीकरण अंक क्या है -1। ये नहीं हो कि आप इसको अकेला समझ लें कि भैया आयन अकेला है। वो बात कब है जब तत्व रूप में हो, वहां तत्व की बात की, शुद्धतम रूप में। उतार लो ये ताकि बात समझ में आ जाए। हो गया। अब लास्ट नियम लिख लो, किसी यौगिक में उपस्थित सभी तत्वों के, किसी यौगिक में उपस्थित सभी तत्वों के, किसी यौगिक में उपस्थित सभी तत्वों के ऑक्सीकरण अंकों का किसी यौगिक में उपस्थित सभी तत्वों के ऑक्सीकरण अंकों का बीजीय योग, बीजीय योग बीजीय योग शून्य होता है। किसी यौगिक में उपस्थित सभी तत्वों के ऑक्सीकरण अंकों का बीजीय योग शून्य होता है। अब देखो ये इतने नियम हमें याद रखने हैं। इसके अलावा कुछ तत्वों के ऑक्सीकरण अंक फिक्स नहीं होते, वो अलग अलग होते हैं, तो वो हमें निकालने पड़ते हैं। तो वो निकालेंगे हम लास्ट वाली ये जो बात है इससे। तो जैसे एक क्वेश्चन लिखो फटाफट कि निम्न यौगिकों में मैग्नीज, निम्न यौगिकों में मैग्नीज और मैग्नीज का संकेत होता है Mn। निम्न यौगिकों में मैग्नीज यानी कि Mn का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करो। निम्न यौगिकों में मैग्नीज यानी कि Mn का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करो। अब देखिए जैसे ये एक यौगिक है, इसमें ये मैग्नीज का हमें ज्ञात करना है। पहले आप चलो ये इनके लिख लो फॉर्मूले, क्योंकि कुछ आपको घर पे भी करने हैं। निकाल लिया, लिख लिया मतलब। अब देखिए ये जैसे हमें पहला है, इसमें मैग्नीज का निकालना है। अब मैग्नीज का निकालना है तो ये बीजीय योग मतलब अपन बीज गणित में जैसे समीकरण बनाते हैं तो एक्स वाई वाली, वैसे हम समीकरण बनाएंगे। तो के कितने नंबर है अब आपको पता है, अगर 19 नंबर पे है। और ये भी याद कर लो कि ये धातु है तो अपने आप के 19 नंबर वाले की संयोजकता 1 होती है और +1। वो पिछली बात, पिछला ज्ञान। आज का जो ज्ञान है उसमें बताया कि क्षार धातु का,
तो ये एक क्षार धातु है, लिथियम सोडियम पोटेशियम, ये क्षार धातु, तो क्षार धातु जो है उसका कितना होता है +1, तो इसका +1 है। मैग्नीज का उसने ज्ञात कर दिया, जिसका वो ज्ञात करने को कहे उसका x मान लेंगे, उसका कोई ज्ञान नहीं लगाना हमें, चाहे आता हो चाहे नियमों में हो, जिसने पूछा है वो हमें पता। तो अब ऑक्सीजन का क्या है, तो ऑक्सीजन की हमेशा कितनी होती है -2। एक बार आप अपवाद छोड़ो, आपको पहले पहली लाइन याद करनी है, अपवाद वाली नहीं करनी। कल जब आप याद करके आओगे तो पहले पहली वाली लाइनें याद करके आओगे। तो ऑक्सीजन का हमेशा कितना होता है -2, और ऑक्सीजन अंक सिंगल अंक का होता है, सिंगल अंक का, अकेले का होता है। अब इसके समीकरण बनाएंगे, +1 फिर बीच में प्लस, अब ये इनका जोड़ने का, क्योंकि मैंने क्या कहा सबका योग कितना होता है 0, तो ये जोड़ने वाला प्लस है, ये +1 तो इसका वाला प्लस है। अब x फिर प्लस, अब देखें यहां एक ऑक्सीजन पे कितना है -2, लेकिन यहां पे ऑक्सीजन कितनी है, तो ये 4 के इसमें गुणा होगी, ठीक है, और इन सब का जोड़ दें तो कितना होता है 0। ऐसा समीकरण बनानी पड़ेगी, बीजीय योग का मतलब ये है। तो +1, इसको चाहे आगे प्लस हटा दें, हम समझते हैं कि प्लस होता है x, प्लस के 4 और माइनस के 2 की गुणा होगी तो -8 बराबर 0, प्लस का 1 और माइनस का 8 कितना हो गया x -7 बराबर 0, और x बराबर कितना आ गया प्लस के 7, माइनस का 7 उधर गया तो क्या आ गया प्लस का 7। तो ये इसका जो है प्लस के 7 है इसकी मैग्नीज की। अब इसमें ये 5वां नंबर और देख लो, क्योंकि तो बाकी 3 आपको खुद करने हैं। जैसे Mn2O7, तो यहां तो 2 ही है, तो 2 ही है तो कोई बात नहीं, Mn का x और ऑक्सीजन का -2, कोई फर्क नहीं आया। अब यहां ध्यान रखना Mn क्योंकि 2 है तो 2 × x, समझ में आ गया ना, क्योंकि ऑक्सीजन अंक जो है उसको हम क्या करते हैं यहाँ पे, तो 2 × x, अब ये प्लस माइनस में है या नहीं है हमें पता नहीं है, और ऑक्सीजन का, या ऑक्सीजन कितनी है 7 है, और एक ऑक्सीजन पे -2 है, और बराबर में वही इनका योग हमेशा क्या होगा 0। तो ये 2 × x क्या हो गया 2x, और प्लस के 7 और माइनस के 2 -14 बराबर 0, और 2x उधर गया -14 तो प्लस का 14 हो गया, और x बराबर कितना हो गया प्लस के 14। हालांकि यहाँ इत्तेफाक है कि इसमें दोनों जगह क्या आया है प्लस का 7 आया, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, Mn का बदलता रहता है ऑक्सीजन। समझ में आ गई ना ये बात। तो इस तरीके से पहले आपको कल नियम याद करने हैं। अभी ये 3 सवाल जो है घर से करके लाने हैं, और पहले नियम याद करने हैं। तो आपको एक ऑक्सीजन अपचयन का बहुत मुश्किल टॉपिक है, वो आप आराम से कर लेंगे। फिर उतार लो फटाफट। तो हम ऑक्सीजन अंक पढ़ रहे थे। अब आप लोगों ने हो सकता है कि उसको याद कर लिया हो, और एक बात और है कि ये जो नियम है ऑक्सीजन अंक के, इसको क्रम से याद करना है। यानी जो सबसे पहला है उसको पहले नंबर पे याद करना है, सबसे दूसरा है उसको दूसरे नंबर पे याद करना है। अब मैं आपको उसके हिसाब से बताता हूं। जो अपवाद है जो मैंने लिखवाया है, तो जैसे अब ध्यान रखना, एक फ्लोरीन वाली बात छोड़ के, कि मैंने एक नियम लिखाया कि फ्लोरीन का सदैव -1 होता है, तो फ्लोरीन के बात छोड़ के बाकी जगह पर क्या होगा कि जो नियम पहले है उसका पालन पहले करना है, फिर बाद वाले का पालन चाहे हो या ना हो। जैसे कि अब मैंने जैसे कहा, एक बात कह दी कि भाई हाइड्रोजन है, वो जब क्षारीय धातु के साथ होगा तो उसका -1 होगा। तो ये बात अगर आप याद नहीं भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे याद कर ले तो बेहतर है।
क्योंकि इससे समय बचेगा हमारा, हमें करके नहीं देखना पड़ेगा। लेकिन अगर याद नहीं भी रही कोई बात नहीं है। अब देखें यहाँ सोडियम है, तो मैंने क्या लिखाया कि क्षार धातुओं का यानी कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन सब का +1 होता है ऑक्सीकरण अंक। तो फिर इसका +1 होता है, लेकिन मैंने ये भी लिखा है कि हाइड्रोजन का भी +1 होता है। अब हालांकि मैंने वो अपवाद आपको लिखवा दिया है, लेकिन मान लीजिए आपको वो अपवाद याद नहीं है, तो फिर उस केस में क्या करोगे, नियम तो याद रहनी चाहिए, नियम नहीं याद होंगे तो कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो पहला रूल कौन सा है इन दोनों में, हाइड्रोजन वाले रूल में और सोडियम वाले रूल में? पहला रूल कौन सा है? सोडियम वाला रूल है। तो हम सोडियम के रूल का पालन करेंगे कि ये +1 हो गया और ये +1 हो गया, तो प्लस इसका x मान लेंगे और बराबर 0, और x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 1 उधर जाएगा। तो ये देखिए क्षार धातु के साथ जब हाइड्रोजन होता है तो इसका कितना हो जाता है, -1 हो जाता है। तो अपवाद के आपको कोई वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही हम निकालेंगे। आपने वो कर लिए होंगे जो मैंने कल दिए थे, तो आपको समझ में अब आ गया होगा। ज्यादा उदाहरण हम यहाँ नहीं लेंगे क्योंकि ये हमारा टॉपिक नहीं है, क्योंकि ऑक्सीकरण चेन में इसके उदाहरण ऑलरेडी आ जाएंगे। इसलिए मैं आपको सिर्फ अपवाद के बारे में बता रहा हूं। अब देखिए ये आ गया KO2। अब KO2 में पोटेशियम क्या है, क्षार धातु है, ठीक है ना। तो क्षार धातु है तो इसका कितना हो गया, +1 हो गया। अब हालांकि हम ऑक्सीजन का कहता है कि भाई इसका जनरली -2 होता है, लेकिन -2 होता है। तो अब यहां पर प्रायोरिटी किसको रहेगी, ये कंफ्यूजन नहीं हो, कंपटीशन है जहां बार बार कंफ्यूजन होती है। तो ऑक्सीजन का कितना है ये निकालेंगे हम, तो निकालेंगे तो इसका +1 प्लस ऑक्सीजन 2 है। अब आप समझ गए होंगे, इसको 2x लिख रहे हैं डायरेक्ट, बराबर 0। तो प्लस का 1 उधर जाएगा तो 2x बराबर -1, और x बराबर क्या हो गया, -1/2। तो कल मैंने एक आपको लाइन दिखाई थी कि सुपर ऑक्साइडों में ऑक्सीजन का -1/2 होता है, तो ये सुपर ऑक्साइड है, ठीक है ना। ये अब आप जानते थोड़ी हो कि सुपर ऑक्साइड है, लेकिन फिर भी तो यहां 2 नियम जब आप देखेंगे, क्योंकि इसका +1 मानने और ऑक्सीजन का -2 मानने, तो यहां मैचिंग बैठेगी नहीं। क्यों नहीं बैठेगी, इसका +1 मानने, एक ऑक्सीजन पे -2, 2 ऑक्सीजन पे -4, तो +1 और -4 का टोटल क्या नहीं हो रहा, 0 नहीं हो रहा, बल्कि क्या हो रहा है, -3। और इसके ऊपर क्या है, कोई चार्ज नहीं है, तो 0 है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि यहां पर यह सुपर ऑक्साइड है, ठीक है। इसी तरीके से सोडियम जो है ये एक यौगिक आ गया। अब ये आ गया फिर से वही, ये क्षार धातु है, क्योंकि इसका नियम मैंने सबसे ऊपर लिखा है, इसलिए मैं बार बार ये वाले ले रहा हूं, दूसरे भी लेंगे लेकिन ये इसका हम बार बार ले रहे हैं। तो ये क्षार धातु है, तो क्षार धातु का +1 होता है। अब ऑक्सीजन का अगर -2 हो तो फिर मैचिंग मिलेगी नहीं इसकी, क्योंकि ये +2 होगा 2 का, और यहाँ 2 का क्या हो जाएगा, -4, तो ये बराबर 0 नहीं आ रहा। तो इसका मतलब इसका ये -2 नहीं हो सकता है फिर। लेकिन सोडियम का तो कोई अपवाद ही नहीं है, हमेशा +1 ही रहता है इसका। तो समझ में आ गया ना। तो जिसका पहले नियम लिखाया उसका कोई अपवाद नहीं है, और अगर अपवाद है बे तब बे आपको 2 नियम जहां मैच नहीं हो रहे हो तो ऊपर वाले नियम का पालन करना है, फ्लोरीन वाले केस को छोड़ के बस। तो +1, तो यहां पर 2 सोडियम पे क्या हो गया, प्लस के 2, सीधा मैं लिख रहा हूं डायरेक्ट, और 2 ऑक्सीजन का क्या हो गया, 2x, हमें पता नहीं है इसलिए हम 0 मान रहे हैं। तो प्लस के 2 उधर जाएंगे तो 2x बराबर -2, और x बराबर क्या हो गया, -2/2 बराबर -1।
तो ये -1 है ऑक्सीजन का, इसका मतलब इसका नाम क्या होगा, सोडियम पेरोक्साइड। ये क्या होता है, पेरोक्साइड। समझ में आ गया ना। अब ध्यान रखना सोडियम का ऑक्साइड भी होता है। अगर ये है तो देखिए ये नॉर्मल है, ऐसे कुछ ही यौगिक है, कोई 5-10, बस इससे ज्यादा नहीं है ये अपवाद वाले। अब देखिए यहां इसका एक सोडियम पे +2, मतलब +1, 2 सोडियम पे कितना +2, और एक ऑक्सीजन है यहाँ तो कितना -2, 0 हो रहा है। तो दोनों का रूल के मुताबिक जब लिया जा रहा है तो दोनों का वही है। समझ में आ गया ना। अगर नहीं लिया जा रहा, इसका मतलब क्या है कि किसी एक का ये नहीं है, यहां मैचिंग बैठ नहीं रही थी हमारी, तो किसी एक का ये सही नहीं है, यानी अब लेकिन सोडियम का तो कोई अपवाद ही नहीं होता। अपवाद किसका होता है, ऑक्सीजन का, तो इसलिए हमने ऑक्सीजन का लिया। यहां पे सोडियम का कोई अपवाद नहीं होता, और अपवाद किसका होता है, हाइड्रोजन का। पहली बात तो ये, फिर आपने क्रम से याद किया है, तो पहले ऊपर रोल किसका है, तो दोनों नियम जब टकराए तो किसको फॉलो करना है, जो रूल ऊपर है उसको फॉलो करना है। तो ये पेरोक्साइड है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार से ये अपवाद है कि भाई जब इन क्षार धातुओं के साथ हाइड्रोजन होगा तो -1 होगा। आपको याद रहे नहीं रहे, अब जनरली हाइड्रोजन का आपको 99% +1 मिलेगा, लेकिन 99% +1 मिलेगा, लेकिन 1% ऐसे यौगिक हैं 7-8 इनके साथ वाले, जिसमें आपको उसका हाइड्रोजन का -1 भी मिलेगा। तो ये हमें याद करने की टेंशन नहीं है, आपको तो करना आना चाहिए। अब बात करें फ्लोरीन वाले एग्जांपल की, मैंने कहा कि ऑक्सीजन का फ्लोरीन के साथ प्लस होता है, लेकिन ये नहीं बताया कि भाई कितना प्लस होता है। जैसे ये एक यौगिक है OF2, अब हमें ये ध्यान रहना चाहिए कि फ्लोरीन का हमेशा -1 होता है। जिस तरह सोडियम का कोई अपवाद नहीं है, उसी तरह फ्लोरीन का भी कोई अपवाद नहीं है। तो नहीं है तो इसका -1 होगा, तो अब ऑक्सीजन पे प्लस होना चाहिए अपने आप ही। ये एक धारणा हमारे समझ में आ जाती है, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज नहीं है। तो चार्ज नहीं है तो बस वही बात है कि अब हम इसका x मान लेंगे, एक फ्लोरीन पे -1, तो 2 फ्लोरीन पे कितना हो गया, -2 बराबर 0, और x बराबर क्या आ गया, +2। समझ में आ गया ना। तो मतलब प्लस का होता है, कितना होता है वो यौगिक को देख के पता चलेगा कितना होता है, फिक्स नहीं है। और फिर हम कहां रटते जाएंगे कि इस पे +2 और इस पे -2। तो सुपर ऑक्साइड वाले में कोई बात याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, यूं थोड़ा पढ़ने में ध्यान रखना, कई बार हिंदी में दे दे तो उस समय पेरोक्साइड में -1 होता है, कम हो जाता है, लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा है कि ऑक्सीजन कभी प्लस में नहीं आता सिवाय फ्लोरीन के साथ। तो ये आप लोग उतार लो, क्योंकि हम इसके उदाहरण जब करेंगे जब हम ऑक्सीकरण अपचयन का टॉपिक पढ़ेंगे। अभी मैं आपको घर से करने के लिए दे दूंगा। अच्छा, एक बात और है कि जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही कह देगा कि इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण बताओ, इसमें ऑक्सीजन का बताओ, इसमें हाइड्रोजन का बताओ। तो जिसका आपको पूछे, ये कोई आप सोचो कि हमको सब में सोचना पड़ेगा कि कहीं अपवाद तो नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब वो देगा तो वो आपको कहेगा कि इसमें ऑक्सीजन का बताओ। तो जिसमें ऑक्सीजन का पूछ रहा है तो ऑटोमेटिकली जिसका पूछता है उसके लिए हम अनजान हो जाते हैं, उसके लिए कोई नियम नहीं लगाना, उसको x मानना है, सीधा सीधा ये आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया ना। तो ये आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है किसी के दिमाग में आए कि हर एक में सोच सोच के करना है, क्या सोच के नहीं करना है, वो खुद पूछ लेगा कि इसका बताओ बस। तो करना अपने को उसी तरीके से है जो अपने कर चुके हैं। अब यहां पर फ्लोरीन वाला हो गया। अब उसके बाद मैंने जैसे एक रूल लिखाया था कि जो हैलोजन होते हैं उनके वैसे तो -1 होती है, जैसे HCl है तो HCl में अब देखो हाइड्रोजन पे +1 तो ऑटोमेटिकली Cl पे क्या हो गया -1, तो दोनों का टोटल क्या है 0। ये तो सही है। तो हाइड्रोजन पे नॉर्मली -1 होता है,
ठीक है। लेकिन अगर मैंने कहा कि हाइड्रोजन किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ आ गया, अगर तो ऑक्सीजन के जब साथ आ गया तो आपको यह पूछा जाएगा इसका कि इस हाइड्रोजन का निकालो, तो अब हमें ये टेंशन की जरूरत ही नहीं है कि हाइड्रोजन के साथ है। ठीक है, तो अब हम इसको क्या है x मान लेंगे। चलो आप निकाल लो, ऑक्सीजन के साथ ये है, इसमें Cl का निकालना है, x मान के निकालो। तो अब ये कोई ऐसा आ गया जैसे SO4-2 जिसपे ऑलरेडी चार्ज जीरो नहीं है, चार्ज है, और इसमें हमें x का पूछ लिया, मैं s का, तो s का निकालना है अपने को। तो अब हम इसको x मान लेंगे। यहां 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, 1 पे -2, तो यहाँ पे कितना हो गया, -8। ठीक है, अब यहां ध्यान रखना कि बराबर में, यहां 0 क्यों लिख रहे थे, क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं था, इसका चार्ज 0 है। यहां कितना है, तो ये -2 लिखेंगे यहाँ पे। अगर किसी यौगिक पे ऑलरेडी चार्ज हो और उसमें 1 से ज्यादा परमाणु हो, ये ध्यान रखना, ये गड़बड़ नहीं हो जाए कि जैसे मैंने कल लिखाया था कि कोई आयन है तो उस पर जो चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीकरण है, तो वो बात किसकी थी, जब सिंगल परमाणु आयन हो। अगर 1 से ज्यादा परमाणु आयन है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब इन सब का मिलाकर कितना है, -2 है, 0 नहीं है। अकेले का नहीं है -2 जो हम कहते हैं, इसका अकेले का -2 है। तो बस x बराबर -8 उधर जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा, प्लस 8 में से 2 गए, प्लस का 6। तो बस मेन बात यह बताने की यही थी कि अगर किसी के ऊपर चार्ज होता है तो बराबर में 0 ना लिख के उसका चार्ज लिख देंगे। उतार लो। अब ये जिसके नीचे अंडरलाइन है, आपको उस तत्व का ऑक्सीकरण ज्ञात करना है और ये घर से करके लेके आ रहे हैं ताकि आपको कोई प्रैक्टिस हो जाए। बिना प्रैक्टिस क्योंकि इनको कोई समझ नहीं सकता है। जिसके नीचे अंडरलाइन है उसका ज्ञात करना है आपको। जो अंडरलाइन वाला तत्व है उसका आपको x मानना है, बाकी दूसरा जो है उसको
ये 15 आप लोग करके रहे। अंडरलाइन थोड़ा ढंग से खींचना, नहीं तो फिर आंसर नहीं आएगा सही।